अभी आज के दिन में ना हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने रिएक्ट नेटिव के लिए ना रोड मैप देखना है कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में रिएक्ट नेटिव में हमारा रोड मैप क्या होगा और हम इसका फ्लो समझेंगे। फिर हम देखेंगे हमें टूल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, उनको यूज़ कैसे करना है और सारे के सारे आगे हमारी बातें होंगी। अ, किसी भी एप्लीकेशन की किसी भी तरह की डेवलपमेंट को सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको रोड मैप क्लियर करना है। रोड मैप के हवाले से ना बेहतरीन एक एप्लीकेशन है रोड मैप डॉट एस एच। इसके ऊपर आपके पास हर तरह की डेवलपमेंट के ना रोड मैप पड़े हैं और बहुत ही क्वालिटेटिव है, बहुत ही रिच किस्म का ये डिज़ाइन है, जिसके अंदर आप अब आपको मतलब कंप्लीट डिटेल्स के क्या क्या आपकी स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है, किनके ऊपर आपको आई मीन एक स्टेप करने के बाद आप नेक्स्ट क्या चीज़ लर्न कर रहे होंगे, चीज़ें वो आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं, फिर इवन उनके रिसोर्सेज लर्निंग के हवाले से ये सारी डिटेल्स आपको इस रोड मैप डॉट एस एच से मिल जाएंगे। तो हम स्पेसिफिकली चूंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे, तो या रिएक्ट नेटिव के ऊपर, और अगेन मोबाइल एप्लीकेशन भी हम रिएक्ट नेटिव की मदद से देख रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे रिएक्ट नेटिव मिल जाएगा। यहाँ पे ये नीचे स्किल बेस्ड है और ये इसमें रिएक्ट नेटिव पड़ा है। ठीक है, अभी के लिए अगर ये रोड मैप आप देख पा रहे हो, तो स्पेसिफिकली रिएक्ट नेटिव सीखने के लिए हम इसको फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारी थ्रू आउट जर्नी के अंदर जब तक जो भी हम काम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर ये आपका ये एज ए प्लेटफॉर्म, एज ए रोड मैप आपको हेल्प कर रहा होगा। आप अपनी प्रोग्रेस भी यहाँ से ट्रैक कर पा रहे हो। आप इसके ऊपर बेशक अपना छोटा सा अकाउंट सेटअप कर लें, साइन अप कर लें और उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। अपने पास अगर रखना चाहो तो इसको डाउनलोड करके एज एन पीडीएफ रख लो, और जो जो चीज़ें साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वो आप साथ के साथ मार्क करते जाओगे। अ, अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहें तो ये ओवरऑल 96 थिंग्स है, तो जो जो आपने कर ली होंगी अगर आप मार्क करते जाओगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा इंट्रोडक्टरी तौर पे अगर हम बात करें तो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से हम मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली रिएक्ट नेटिव को फ़ोकस करें, हमारा काम हमारी इस सारी जर्नी में रिएक्ट नेटिव के ऊपर हमारी बात होगी। क्यों होगी उसके ऊपर अगेन हम वापस आएँगे, हम देखेंगे उसको कि रिएक्ट नेटिव को ही हमने क्यों ही चूज़ किया है, उसी तरफ वापस आएँगे। बहरहाल, तो इस जर्नी के अंदर आप फाउंडेशनल चीज़ें देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन की कुछ चीज़ें हैं, जिसमें रिएक्ट नेटिव क्या है, क्यों यूज़ करने हैं, इसके अल्टरनेटिव क्या हैं, फिर इसके प्रीरेक्विज़िट क्या हैं, इसका जब आपने रिएक्ट नेटिव के साथ काम करना है तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होगा, डेवलपमेंट के लिए वर्क फ्लो क्या है, कोर कांसेप्ट्स क्या हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए, फिर आपको प्लेटफ़ॉर्म स्पेसिफिकली आपको जब बात करनी है वो कैसे होगी, स्टाइल्स कैसे हैं, नेटवर्क्स की चीज़ें, फिर आगे एडवांस टॉपिक्स लाइक पुश नोटिफिकेशन, इंटरैक्शन, डीप लिंकिंग, सिक्योरिटी, स्टोरेज, टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, फिर नेटिव मॉड्यूल्स कैसे यूज़ होंगे और मोबाइल ऐप पब्लिश कैसे होंगे, एंड स्टिल आपका जर्नी उसके बाद भी चल रहा होगा। ठीक है? तो इस सब के लिए जो यूँ समझ लें कि प्रीरेक्विज़िट्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन है। आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स और सीएसएस के बेसिक्स। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स ऑलरेडी आप देख चुके हो, फंडामेंटल कुछ पढ़ चुके हो, कुछ हम ऑनवर्ड कर लेंगे। सीएसएस भी ऑल्दो हम कुछ ना कुछ आगे करते रहेंगे। तो एक तो ये बात होगी रोड मैप के हवाले से। ओके, सेकंड थिंग, रिएक्ट नेटिव, अगेन इसको हम लेके चलेंगे। हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव क्या है और रिएक्ट नेटिव को हम क्यों यूज़ करेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे भी दी हुई है। आप यहाँ से देखें, आप इसको मार्क एज़ डन और स्किप या इन प्रोग्रेस भी डाल सकते हो। इसको लर्न करने के बाद इट्स जस्ट योर चॉइस कि यहाँ पे आपने इसको कैसे डील करना है। सो मैं रिएक्ट नेटिव के हवाले से जो इसकी ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर चला जाता हूँ, ताकि हम देख लें कि रिएक्ट नेटिव बेसिकली है क्या। ये रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट है, रिएक्ट नेटिव डॉट डेव। बेसिकली रिएक्ट नेटिव एक मोबाइल ऐप का जो यूआई वाला पार्ट होगा वो बिल्ड करने के लिए ये लाइब्रेरी फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाई।
ठीक है, दे हैव अ सिंगल एजेंडा कि यू जस्ट नीड टू लर्न दिस लाइब्रेरी और दिस टूल फॉर वंस एंड देन यू शुड राइट इट फॉर एनी प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स कि आपने एक लाइब्रेरी, एक टूल, एक लैंग्वेज सीख लिया और आप इसकी मदद से कुछ भी बिल्ड करें। Either you want to build Android applications, you want to build iOS applications, you want to build a web-based application for any browser, or even you want to build cross-platform applications like Windows or your Mac applications, you can use this library। ठीक है। सो इसी वजह से मेजरली फोकस जो है हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी है। और दैट मीन्स कि अगर आपने एक रिएक्ट नेटिव सीख लिया, आप वेब एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये दो प्लेटफॉर्म तो आप टारगेट कर ही रहे हो। ठीक है। अगेन here we have an example कि आप एंड्रॉयड की iOS की एप्लीकेशन रिएक्ट की मदद से बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट की बात है, वो ये है कि रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि आप ये जो रिएक्ट नेटिव वाली लाइब्रेरी है, ये जो कुछ कोड है, ये बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होंगे। ठीक है। इसको फिर आप रेंडर करते हो। रेंडर मीन्स कि आप उसका आउटपुट देखते हो, आप उसका यूआई बना रहे हो, उसका यूआई देख रहे हो, और वो आपका नेटिव कोड के तौर पे जाहिर होता है। यानी जो जो मोबाइल ऐप्स आप एक्चुअल में एंड्रॉइड के ऊपर यूज करते हो या आईओएस के ऊपर, तो आपको ये वैसे ही लुक एंड फील, वैसा ही आपको परफॉर्मेंस, मोर और लेस वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा होता है। देखो, एक बहुत ही फाउंडेशनल चीज है, वो ये कि आपके पास जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, आईओएस एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, और वेब क्या है, ऑब्वियसली एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। मैं एक मिनट जी इसको क्लियर कर लेते हैं। एक सेव टू फाइल। ओके। मैं एक नई डेवलपमेंट के अंदर एक मैं सेपरेट डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर ये मैं एज एन वाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ इस टूल को। मैं अपना वाइट बोर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है। ओके। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी इसको समझते हैं कि मेजरली हमारे पास प्लेटफॉर्म, हम ये देख पा रहे हैं कि एंड्रॉयड और आईओएस दो प्लेटफॉर्म है। अभी के लिए समझो कि आपके पास दो प्लेटफॉर्म है। एक आपके पास क्या है, एक सेपरेट, और एंड हियर वी हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब ये जो आपका एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, अ, ये टोटली ये डिफरेंट है। ठीक है। ये एक अगेन ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशंस बिल्ड होंगी, उनका आर्किटेक्चर, उनके लिए लैंग्वेज, उनके लिए प्लेटफॉर्म, उसकी लाइब्रेरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ठीक है। इसको चलो मैं इसको साइड पे ऐसे रख लेता हूँ। अगर मैं यही कहूँ कि जी मेरे पास आईओएस है, तो आईओएस अगेन बिल्कुल उसी तरह से मेरे पास सेपरेट है। बजाय इसके मैं टेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है। iOS वो अगेन एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। अब iOS प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली आपको क्या यूज करना होता है, स्विफ्ट लैंग्वेज यूज करनी है, और स्विफ्ट के साथ आप यूज करते हो ऑब्जेक्टिव सी यूज करते हो। ठीक है। ये यूं समझ लें कि अगर आपने एंड्रॉइड इसकी एप्लीकेशन बनानी है iOS की, तो आपको स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी के साथ जाना है। अगर आपको एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जावा, ठीक है, या कॉटलिन के साथ जाना है। और जाहिर है इसके साथ एक्सएमएल यूज होती है। ठीक है। दो चीजें हैं। जाहिर है आप ये एक और कंसेप्ट भी सीख लें, वो ये कि आपके पास iOS प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड एक अलग प्लेटफॉर्म। इसके लिए जब भी मोबाइल ऐप बनाओगे, तो मोबाइल ऐप के ना हमेशा दो पार्ट रहेंगे। ठीक है। इनफैक्ट कोई ना सिर्फ मोबाइल ऐप, बल्कि कोई भी एप्लीकेशन हो ना, उस एप्लीकेशन के नॉर्मली क्या होते हैं, आपके पास दो पार्ट लाजमी रहेंगे। ठीक है। एक आपका वो पार्ट जो आप देख पा रहे हो। ठीक है। जिसको हम यूआई बोलेंगे, हम कहते हैं कि ये हमारा
इंटरफेस होगा, ठीक है? हम उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है, यूज़र इंटरफेस है। इसके अंदर यूज़र इंटरफेस से मुराद ये होगा कि आपके पास कुछ बटन होंगे, ठीक है? आप कह लीजिए इसके साथ कोई इंटरैक्टिव चीज़ें होंगी, ठीक है? आपको इसके अंदर कहीं पे इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पास कोई हो सकता है कोई ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ भी आपको इसके अंदर मैं ऐसे टेक्स्ट लिख देता हूँ कि ठीक है ये क्या है, लॉगिन है। ठीक है, या इस तरह से कोई बटन बहरहाल ये बना हुआ है। तो ये आपका कोई लोगो लगा हुआ है, जैसे इसको एज़्यूम कर लें, ठीक है? कि ये आपकी मोबाइल फ़ोन की या ये कोई ना कोई स्क्रीन बन गई है। अब ये सारा का सारा यूआई है, ये सारा का सारा फ्रंट एंड है, ठीक है? नॉर्मली हम इसको बोलते ही इसी तरह से हैं कि ये आपके पास क्या है जी, फ्रंट एंड है, ठीक है? और इसी तरह से अब ये फ्रंट एंड, इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो कॉमनली बात होती है, वो हम यही करते हैं कि जी स्टाइल क्या है? ठीक है। स्टाइल क्या होगा इसके अंदर, लुक एंड फील क्या होगी, और ये सब मिलके यूआई ही बनाता है। इस सब को एट द एंड आप यूआई ही बोलोगे कि भाई इसमें स्टाइल क्या है, लुक एंड फील क्या है, इसके अंदर जेस्चर क्या है, इसके अंदर एनिमेशन क्या है, इसके अंदर कोई लोडिंग क्या है, या अफेक्ट्स कैसे हैं, एनिमेशन या अफेक्ट कह लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे ड्रा हो रही होंगी, ठीक है? या इसमें आप नेविगेशन कैसे कर रहे हो, नेविगेशन का मतलब है ज़ाहिर है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाने की बात करें, तो ये सारा का सारा आपका फ्रंट एंड है, ठीक है? अब देखो, मोबाइल आप जब भी बना रहे होंगे, आईओएस की मोबाइल ऐप बनानी है तो इसका जो यूआई लिखोगे, यूआई वाला पार्ट वो स्विफ्ट में लिखोगे। जब आप एंड्रॉयड के साथ काम कर रहे हो, वो आप एक्सएमएल में लिखोगे। ठीक है, तो 2 अलग-अलग लैंग्वेजेज़ आपको सीखनी पड़ती हैं। ओके, अब जब आप ये यूआई बनाना चाह रहे हो ना, तो ये यूआई ज़ाहिर है इस यूआई के साथ आपने इसको स्टाइल करना है, इसके अंदर कोई जेस्चर्स का मतलब है ज़ाहिर है कि आप सिंगल टैप है, डबल टैप कर रहे हो, या आपको प्रेस करके आपको रखना है, या अगर आपका आपकी कोई स्क्रीन ओपन हो रही है तो वो उसके ऊपर कोई एनिमेशन कैसे आ रही है, लोडिंग इफेक्ट, या अगर आपने बटन पे क्लिक किया तो स्क्रीन कैसे स्वाइप होगी, ये सारे के सारे ये इफेक्ट्स, ये सारे का सारा आपको पार्ट क्या है, फ्रंट एंड वाला पार्ट है। ओके, देन खाली बात बात इससे तो नहीं बनेगी। अगेन आपने इसके ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर कोई डेटा इनपुट करना है, बटन पे क्लिक करोगे, कहीं सेव करवा रहे होंगे डेटा, कोई आपका कोई पिक्चर्स अपलोड कर रहे होंगे, कोई ईमेल आप सेंड कर रहे होंगे, या ईमेल आपको रिसीव हो रहे होंगे। अब ये सारी चीज़ें जो इस तरह की होंगी, वो एक आपके पास अलग ही समझ लीजिए कि एक यूनिवर्स है, एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, बैकएंड है। ठीक है, तो बैकएंड वाला पार्ट जो है वो सेपरेट है। बैकएंड वाला पार्ट एंड अदर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट किसी भी एप्लीकेशन के लिए, आपका जो सबसे ज्यादा कह लें कि मुश्किल पार्ट है, वो बैकएंड होता है। अब बैकएंड वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। अभी मोटी मोटी मैं बात लिख देता हूँ कि बैकएंड वाले में सर्विसेज क्या होंगी। ठीक है, कि बैकएंड में मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअल में मुझे करना क्या होगा। जैसे मुझे डेटा को सेव करवाना होगा, ठीक है? मुझे फाइल्स को हैंडल करना है कि फाइल अपलोड्स करवानी होगी। मुझे इसके ऊपर ईमेल सेंड करवानी होगी। मुझे कोई कैलकुलेशंस, कुछ फ़ॉर्मूले इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अ, कुछ इस तरह की मुझे कोई सिक्योरिटी की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। अभी चूँकि बैकएंड आपको आइडिया नहीं है, तो बस मैं मोटी-मोटी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, कि बैकएंड वाले पार्ट में मेरा क्या काम होगा। अब बैकएंड जब भी आप लिखते हो, ये एटलीस्ट दो चीज़ों पे शामिल होता है। एक डेटाबेस वाला पार्ट होता है, ठीक है? और इसके साथ एक प्रोग्रामिंग, एक सर्वर पार्ट, एक हम बोलते हैं कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है? एक हम इसके साथ लिखते हैं कि हमें एक सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करनी है। एटलीस्ट बैकएंड में हमें ये काम करने होंगे। कि ठीक है, डेटाबेस, भाई डेटा कहाँ रखोगे, किसी न किसी डेटाबेस में। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप के अंदर मेरे यूजर ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, बटन पे क्लिक किया, सेव। अब जितना जो यूआई दिख रहा था वो सारा आपने बना लिया,
ठीक है, किसी भी टेक को यूज करते हुए, आइदर यू आर गोना बिल्ड iOS app using the Swift or Objective C, or you are gonna build your Android app with the help of Java or the Kotlin with the XML। तो यूआई तो आपने बना लिया, आपने एनिमेशन ले लिया, स्क्रीन से लोडिंग लग गया, इसमें इमेजेस आ गए, आपने स्टाइल कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। लेकिन जब बटन पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा सेव करवाना है, तो आपको बैकएंड चाहिए, ठीक है। बैकएंड के लिए अब बैकएंड में अगेन दो पार्ट्स के सर्वर साइड लैंग्वेज होगी, आप सर्वर लिखोगे, यानी सर्वर लिखोगे, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, ये एक अगेन एक क्रूशियल पार्ट है। तो अब क्या होता है कि जब भी आप इनमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, तो आपको यहाँ पे जावा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इधर एक्सएमएल सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे स्विफ्ट सीखोगे, ऑब्जेक्टिव सी सीखोगे, फिर साथ में डेटाबेस भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इस सब से बचने के लिए, अच्छा अगेन ये जाहिर है, फिर जब ये एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाई है तो वो सिर्फ एंड्रॉइड पे एग्जीक्यूट होगी, वो एंड्रॉइड पर ही रहेगी, ठीक है। इस वाली एप्लीकेशन को आप आईओएस पे रन नहीं कर सकते, आईओएस वाली एप्लीकेशन आईओएस पर ही रन होगी, वो एंड्रॉइड पे रन नहीं हो सकती। उसकी रीजन समझें कि वो एप्लीकेशन बिल्ड हुई है, पैकेज बना है। ऐसे समझो जैसे आप विंडोज के ऊपर जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो वो दो प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, ठीक है। या तो वो आपकी फाइल MSI होती है, या वो EXE होती है, ठीक है। विंडोज के ऊपर हमेशा इन दोनों में से किसी एक तरह की एक टाइप की फाइल एग्जीक्यूट होती है, आइदर इट्स जस्ट MSI या EXE। एक और है जिसको हम नॉर्मली जार बोलते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली जार जो है वो जावा जावा की जो एप्लीकेशन होती हैं उनको जब आप कंपाइल कर लेते हो, जब उनको पैकेज में बिल्ड करते हो, तो वो सॉफ्टवेयर जार में बनता है। तो बेसिकली ये तो जावा जावा की एप्लीकेशन, इसको इग्नोर कर दो। नॉर्मली आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर MSI और EXE चला करती हैं। इसी तरह से अगर लिनक्स की अगर बात करूं, उसके अलग प्लेटफॉर्म, उसके अलग फॉर्मेट है, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर सॉफ्टवेयर आपको रन करना है, तो वो डॉट डेब में होता है, डेबियन में, ठीक है, या वो RPM में होता है, ठीक है, या डॉट एसएच में होता है। एक्सटेंशन है ये सारी की सारी, डॉट DEB या डॉट आप ले लो डेबियन होगी, ओके, या कुछ हमारे पास स्टार फाइल्स होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यूं समझो, इसी तरह से जब भी आप एंड्रॉयड के ऊपर अपनी फाइल एग्जीक्यूट करोगे, तो एंड्रॉयड के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगी डॉट APK, ठीक है। अब ये जो एपीके बनानी है, ये एक पैकेज बनाना है, ये एक बिल्ड बनानी है। उसके अंदर भाई आपने अपने सारे रिसोर्सेज पुरानी जो जो भी इसकी लाइब्रेरीज यूज हुई हैं, वो सारी सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। सिमिलरली जब iOS के ऊपर बनाओगे, उसकी एक अलग बिल्ड बन जाएगी। तो होता ये है कि जब आप इस चीज को बोलते हैं नेटिव नेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। नेटिव प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आपने जो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ और सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हो, कि ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए आप स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी बनाओ, इसकी ऐप में बिल्ड करो, ये सिर्फ इसी पे एग्जीक्यूट होगी, फाइन। आप एंड्रॉइड के लिए बिल्ड करना, ऐप बनाना चाह रहे हो, आप जावा कॉटलिन एक्सएमएल यूज कीजिए, इसका एक एपीके बनाइए, ये सिर्फ इस पे एग्जीक्यूट होगी। ये एप्लीकेशन जो है नेटिव प्लेटफॉर्म, नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन अगेन अब देखो, इसके लिए ना बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स देखोगे। कैसे प्रॉब्लम्स? कि इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक स्टार्टअप है, अगर आपके पास एक कंपनी है, वो अगर आप अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो दे नीड टू डिफरेंट टीम्स, इनफैक्ट थ्री टीम्स, कि जब उन्हें वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए अलग उन्हें एक टीम हायर करनी है, जिसके अंदर अलग टैक स्टैक होगा, यानी जिसमें उसमें अलग टेक्नोलॉजीज शामिल होंगी। अगेन iOS की अलग टीम होगी, एंड्रॉयड की अलग टीम होगी। फिर उन सब चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना, उसके लिए उनको मैनेज करना। फिर देखें, आप ये देखते हो कि सेमलेस आपने इंटरेक्शन देना है। आप देखो ना कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आप चाहे ब्राउजर पर यूज करो, या iOS के ऊपर यूज करो, या आप एंड्रॉयड पर यूज करो, आपको एक जैसी लुक एंड फील आती है। आपको कभी ये फील नहीं होता कि अच्छा ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उनको बनाया इस तरह से गया, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही वो एक ही एप्लीकेशन नहीं। जब आप ब्राउजर पर यूज करो वो डिफरेंट एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड पे यूज करो डिफरेंट एप्लीकेशन है, iOS पे यूज करो डिफरेंट एप्लीकेशन।
लेकिन उनको बिल्ड इस तरह से किया गया, उसका यूआई इस तरह से रखा गया, उसके ऊपर उसके जेस्चर्स, उसका एनिमेशंस, उसकी ये सारे का सारा पार्ट इस तरह से आपने इस तरह से लिखा कि आपका यूजर ये फील करता है कि ये सेम ही प्लेटफॉर्म है, उससे एम्बिग्विटी नहीं पता लगती। तो इसीलिए उसका कस्टमर कभी जो है वो कह ले कि कस्टमर कहीं लॉस नहीं होता, वो उसी के प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक रहता है। तो अब देखें हमने प्रॉब्लम्स देखे कि ओके हमें मल्टीपल कोड बेसेस लिखनी पड़ रही हैं, एंड्रॉइड के लिए अलग, आईओएस के लिए अलग, वेब के लिए अलग, मल्टीपल हमें टीम्स हायर करनी पड़ रही हैं, हमें कॉस्ट यानी ऑब्वियसली प्राइसिंग इन्वॉल्व है, हमें उनके कंपैटिबिलिटीज की, देन उनके इंटीग्रेशंस की, डिप्लॉयमेंट्स के और बहुत सारे न जाने कितने इश्यूज होंगे इस सब के ऊपर। इस सब से बचने के लिए क्या हुआ कि डिफरेंट कंपनीज ने अपने अपने डिफरेंट टूल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। उन्होंने इंट्रोड्यूस फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया रिएक्ट नेटिव। इन्होंने कहा कि आप क्या करें, एक दफा लर्न करें और कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए लिख लें। So this is known as क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, या हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी इसको समटाइम्स हम बोलते हैं। तो अगेन ये बेसिकली रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम करने के लिए आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है, और आप क्या करते हो, इसके लिए यूआई बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है नेटिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन मीन्स कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड कर रहे होते हो। तो अच्छा, इस सब के ये अगेन ये इसके कुछ बेनिफिट्स और ये फ्रेमवर्क्स, ये बात की चीज़ें, इनको हम देखेंगे। लर्न करने के हवाले से ये है, सबसे पहले इसकी यूज़ केसेस देख लें, इसकी मेटा की कम्युनिटी देख लीजिए। ज़ाहिर है अभी फेसबुक को मेटा ही बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये जो सारी की सारी एप्लीकेशंस है, ज़रा ये देखें, ये सारी एप्लीकेशंस किसकी मदद से बनी हुई हैं, रिएक्ट नेटिव की वजह से। हु इज यूजिंग रिएक्ट नेटिव? रिएक्ट नेटिव इज अ गुड लाइब्रेरी विद सफिशिएंट रिसोर्सेज कि आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। सो फेसबुक इटसेल्फ, इंस्टाग्राम, फेसबुक का एड्स मैनेजर, मेटा होराइजन, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर डेस्कटॉप, ठीक है, ये विंडोज के अंदर नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन सारी रिएक्ट नेटिव से लिखी पड़ी है। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ यूज कर रहा है, ठीक है। अगेन देखो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ डिफरेंट कंपनी एज कम्पेयर टू मेटा, द फेसबुक कंपनी। और क्या करें कि आप फेसबुक की यानी मेटा की लिखी हुई एक लाइब्रेरी की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप अपने अपने इस माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करिए एप्लीकेशंस इस लाइब्रेरी को यूज करे। सो जो मोबाइल फोन के ऊपर आईओएस एंड्रॉइड के ऊपर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, या आउटलुक यूज करते हो, टीम्स यूज करते हो, एक्सबॉक्स गेम्स पास यूज करते हो, ये रिएक्ट नेटिव में लिखी हुई है। Amazon इसको यूज कर रहा है, Shopify यूज कर रहा है, Wix यूज कर रहा है, देन अदर यूज केसेस हैं, ठीक है, लाइक टेस्ला यूज कर रहा है, टेबलू यूज कर रहा है, प्ले स्टेशन, फ्लिपकार्ट एंड मैनी मोर एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत आई मीन इसके अलावा और ना जाने कितनी एप्लीकेशन होंगी जो आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगी, जो रिएक्ट नेटिव में लिखी हुई है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आप रिएक्ट नेटिव सीख रहे हो, आप एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हो कि आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो, और अगेन मोबाइल एप्स भी बिल्ड कर सकते हो। तो एक तो ये बात होगी कि आपको अपने प्लेटफॉर्म का आइडिया हो गया कि आप क्या चीज सीखने जा रहे हो, और उसका फ्लो क्या होगा। कि सबसे पहले ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी अभी। बेसिकली हमने हमने सिर्फ ये बात की कि क्यों रिएक्ट नेटिव हमने यूज करने हैं। ये सारी की सारी ये चीजें आपको कि कोड रीयूजेबिलिटी होगी। कोड रीयूजेबिलिटी जाहिर आप एक कोड बेस लिखोगे, उसी से आप एंड्रॉइड ऐप बिल्ड करे हो, उसी से आईओएस ऐप बिल्ड करे हो, उसी से वेब ऐप भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपके सिमिलर कंसेप्ट रिएक्ट में यूज होते हैं। बेसिकली फेसबुक ने क्या काम किया, फेसबुक ने ना एक लाइब्रेरी, जायंट लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको वो बोलते हैं रिएक्ट, ठीक है। जो बड़ी लाइब्रेरी है, ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले जो रिएक्ट लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब रिएक्ट का जो पर्पस था वो था जी वेब बेस्ड, ठीक है। ये टारगेट कर रहा है वेब एप्लीकेशंस को, प्योरली यूज समझ रहे कि अगर आपने वेब के ऊपर काम करना है तो आप क्या कर रहे होंगे, रिएक्ट को यूज करते हैं। अब फिर अगेन हमारे पास एक अलग प्लेटफॉर्म है मोबाइल ऐप के लिए। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर बात करना चाह रहे हो, तो मोबाइल के लिए फिर आपको क्या करनी है, एक अलग से लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है। फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने इसी रिएक्ट को उठाया,
ठीक है। इसी रिएक्ट का कुछ पार्ट लिया और इसके साथ एक और लाइब्रेरी ऐड करवा दी जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट नेटिव। ठीक है, यूं समझ लें कि रिएक्ट प्लस रिएक्ट नेटिव, यानी कि कुछ ये जो रिएक्ट नेटिव है ये स्पेसिफिकली किसके लिए है जी, मोबाइल ऐप के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपने रिएक्ट नेटिव की कुछ चीजें जो जो मोबाइल ऐप के लिए यूज होंगी, मेजर पार्ट जो है वो रिएक्ट है। तो अगर आपने रिएक्ट नेटिव सीख लिया तो यूं समझ लें कि आपने 80%, ठीक है, या आपने मोर देन 80% आपने रिएक्ट सीख लिया। अगर आपको ऑलरेडी रिएक्ट आता है तो समझ लो कि आपने 80% आपको रिएक्ट नेटिव का पता है। रिएक्ट नेटिव सिर्फ कहाँ चेंज होगी, जब प्लेटफॉर्म की बात होगी। जब आप बात करोगे कि अच्छा मेरे पास iOS के लिए मुझे बिल्ड करना है या मुझे किसके लिए बिल्ड करना है, मुझे एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करना है, तब हम बात करेंगे कि जी अच्छा अब रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है, डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें देखने पड़ रहे हैं। उससे पहले जो कुछ सीखोगे वो सारा का सारा रिएक्ट होगा। ठीक है, तो अगेन कि आपकी कोड की रियूजेबिलिटी है, एक ही कंसेप्ट सिमिलर आप रिएक्ट जेएस के कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे, आपको नियर नेटिव परफॉर्मेंस यानी एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले। देखो नेटिव परफॉर्मेंस का मतलब तो ये है ना कि जो आपने जिस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड किया है आपको वो परफॉर्मेंस मिले। आप एक चीज समझो, अगर आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर बना रहे हो वो सुपर ब्लेजिंग फास्ट होगी। अगर आप रिएक्ट नेटिव में बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ी सी स्लो होंगी, थोड़ी सी मतलब चंद सेकंड्स का डिफरेंस होगा, मिली सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स का। जब वो डेटा उस ऐप के अंदर जब वो जो बहुत ही वो बड़ी एप्लीकेशन होगी कुछ जिसके अंदर 50 स्क्रीन हैं या 100 स्क्रीन हैं और उसके अंदर कोई आपके मिलियन यूजर्स बढ़ गए, तब आपको वो परफॉर्मेंस फील होती है कि अच्छा ये थोड़ी सी स्लो है। अदरवाइज कभी भी आपको फील नहीं होता कि वो इतनी स्लो है। इसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं, हॉट रीलोडिंग का वो हम बताएंगे आगे चल के कि क्या है, एक वास्ट इकोसिस्टम है और अगेन क्या है, इंटीग्रेटेड आपके पास टूल्स या एप्लीकेशन है। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो अगेन आई गेस यहाँ तक के लिए अभी आपको क्लैरिटी होगी कि हम रिएक्ट नेटिव को क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट के रिएक्ट नेटिव को सीखना कैसे है। रिएक्ट नेटिव के लिए हमारा क्या टारगेट होगा, रिएक्ट नेटिव को हम कैसे सीखेंगे। तो ये तो हमारा रोड मैप है कि फाइन हम ये इसके ऊपर बातें करते रहेंगे कि ठीक है रिएक्ट नेटिव क्या है, कैसे यूज होगा, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके प्री रिक्विजिट, हमने प्री रिक्विजिट भी कुछ ना कुछ हमें पता चल गए। हम डेवलपमेंट सेटअप बेसिकली हम मोबाइल ऐप बिल्ड कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, हम एनवायरमेंट सेटअप की बात करेंगे। हम यहां से देखेंगे कि एक्चुअल में ये चीज होगी जब हम कहते हैं कि एक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आपको आप कहोगे ना कि अच्छा मुझे आज के दिन में मोबाइल ऐप बिल्ड करना है, मुझे कोड लिखना है, मुझे एक्चुअल ऐप बिल्ड करनी है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि एनवायरमेंट सेटअप क्या होगा। अब इस एनवायरमेंट सेटअप में आपके दो पाथ हैं, एक है एक्सपो और एक है जी रिएक्ट नेटिव सीएलआई। सीएलआई मींस कमांड लाइन इंटरफेस। एक्सपो क्या है, अगेन इसकी तरफ आते हैं। ऑफिशियल साइट जाहिर है यही है reactnative.dev, और अगर आप इसके गेट स्टार्टेड के ऊपर आए तो आप देखेंगे आप रिएक्ट नेटिव के साथ ये रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप पढ़ो, मेंशन है कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर इसी रिएक्ट नेटिव की मदद से करोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये कि फेसबुक यानी मेटा ये कहता है कि आप क्या करें, फ्रेमवर्क यूज करें। अब फ्रेमवर्क क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए एक और कैच, एक छोटी सी और लर्निंग, वो ये है कि देखो हमने शुरू में कहा कि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, रिएक्ट क्या है जी, अगेन एक लाइब्रेरी। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ यूआई लाइब्रेरी, यूआई लाइब्रेरी यूआई लाइब्रेरी फॉर वेब। ठीक है, और अगर मैं रिएक्ट नेटिव लिखूं तो रिएक्ट नेटिव स्पेसिफिकली क्या है, यूआई बिल्ड करने की लाइब्रेरी है फॉर मोबाइल ऐप। ठीक है, ये लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी के अंदर जो है ना, यूं समझ लें कि इसके स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, इसके अंदर स्पेसिफिक टूल्स होंगे, इसके अंदर स्पेसिफिक चीजें होंगी। लेकिन
क्या है कि फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाती हैं। बहुत सारे प्री रेक्विजिट चीज, आई मीन प्री कॉन्फ़िगर्ड चीजें मिल जाती हैं। कैसे? देखो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें कॉमन होंगी। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने उस एप्लीकेशन के अंदर डेटा सेव करवाना है, फाइल्स अपलोड करनी है, ईमेल सेंड करनी है, सिक्योरिटी की चीजें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है। हम यहाँ पे या अभी अगर अगर यूआई वाले पार्ट के ऊपर देखो, तो यूआई वाले पार्ट में आप समझ लो कि आपको क्या करना है। उसके अंदर नेविगेशन करवानी है, आपको डेटा फैच करने हैं, कुछ एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है। ये चीजें नेसेसरी है। ये हर ऐप में होंगी। चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, कोई जैस कैश यूज कर रहे हो, या आप कोई किसी भी टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उनमें ये चीजें कॉमनली होंगी। तो फ्रेमवर्क क्या करता है? फ्रेमवर्क आपको फैसिलिटी देता है। फ्रेमवर्क आपको खुद से समझ लें कि काफी सारी चीजें एक ही जगह पे आप इंटीग्रेटेड आपको चीजें प्रोवाइड कर देता है, पैकेजेस दे देता है आपको। जब आप एक ये अलग से लाइब्रेरी यूज करोगे ना, यानी आप सिर्फ रिएक्ट नेटिव के ऊपर बात करते हो कि सिर्फ मुझे रिएक्ट नेटिव यूज करनी है, तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज और इंस्टॉल करनी होंगी। बहुत सारे पैकेजेस, हम उनको पैकेजेस बोलते हैं, समटाइम्स लाइब्रेरीज बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं, एक ही चीज है। तो आपको वो चीज इंस्टॉल करनी होगी। फ्रेमवर्क के अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ नेविगेशन करनी है आपको, आपको कुछ ऑथ है यानी अथेंटिकेशन के ऊपर बात करनी है, आपको कुछ एसेट्स मैनेज करने हैं। ठीक है। तो मतलब मोर और लेस इस तरह की चीजें आपको फ्रेमवर्क खुद दे दिया करता है। तो फिर अगेन अब ये क्या है? रिएक्ट नेटिव जो है, दे आर रिकमेंडिंग टू यूज अ फ्रेमवर्क। ठीक है। आपको कहता है आप इसको बगैर फ्रेमवर्क के भी यूज कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव को बगैर फ्रेमवर्क के भी यूज कर सकते हो। जब आप कहते हो बगैर फ्रेमवर्क, तो उसका मतलब है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। इसका क्या नुकसान है कि आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद करनी है। आपको आपको एक एक पैकेज खुद से इंस्टॉल करना है। आपको उसका बिल्ड करने के लिए आपको खुद से पैकेजेस को हैंडल करना है, कॉन्फ़िगरेशंस खुद करनी है। एक्सपो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बन चुका है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स है डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, और इससे आप क्विकली और इजी एप्लीकेशंस बना सकते हो। अगेन, एक्सपो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। और जाहिर है फ्रेमवर्क तो है, लेकिन ये यूज क्या करेगा? ये रिएक्ट नेटिव ही यूज करेगा। ये सिर्फ क्या कर रहा है? डेवलपमेंट का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर भी सीएलआई टूल है, इसका इसका अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ठीक है। तो एक्सपो की मदद से आपको क्या होगा? इजीली आप क्या कर रहे होंगे? अपनी मोबाइल ऐप क्या कर पा रहे होंगे? बिल्ड कर पा रहे होंगे। सो हम अगेन इसको लेके चल रहे होंगे। यहाँ पे देखो, इन्होंने एक्सपो एक, अगेन अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एक्सपो एक अलग कंपनी है। ठीक है। एक्सपो एक अलग टूल है, एक अलग फ्रेमवर्क है। ठीक है। लेकिन फेसबुक ने, आपने इस मेटा ने, रिएक्ट नेटिव ने अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम ये रिकमेंड करें, वी रिकमेंड यूजिंग अ फ्रेमवर्क। क्यों? अगेन फ्रेमवर्क के कुछ बेनिफिट्स हैं, फ्रेमवर्क के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो ये चल रही होती है। सो फाइन। तो अगेन हमें यहाँ से पता चला कि हमें क्या, हमें एक्सपो के ऊपर जाना है। सो हियर वी गो, वी आर जस्ट गोना मूव टू expo.dev। अब अब यूं समझो कि आप क्या कर रहे हो? रिएक्ट नेटिव तो यूज करोगे, लेकिन रिएक्ट नेटिव किसके अंदर यूज करोगे? एक्सपो के अंदर। डन। ओके। तो एक्सपो की मदद से अब आप मोबाइल एप्स बना रहे हो। ठीक है। अब इसके इसके अगेन वही बेनिफिट्स जो ऑलरेडी हम काफी देर से डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपो एक्सपो की मदद से आपको ये देखिए डेवलपमेंट का प्रोसेस इजी हो रहा है। इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करो, आपको राउटिंग इजी मिल गई है। ठीक है। आपके पास ये फास्ट रिफ्रेश वाली मॉड्यूल मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स की, इसकी इसकी लाइब्रेरी, एसडीके, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप अपना कोड बेस रिव्यू कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो। सो दीज आर द benefits of using framework। ठीक है। तो
अगेन अब इस सब के लिए हमें चाहिए क्या कि अगर मुझे अपना एक्सपो यानी अपनी मुझे मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव की वजह से अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कैसे डॉक्स में जाए क्विकली यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे लिखा हुआ है npx क्रिएट एक्सपो ऐप एट द रेट लेटेस्ट। लेकिन ये क्या है, ये कैसे यूज करेंगे, इस सबको समझने से पहले आ जाइए वापस। ये देखिए, हमने कहा था कि ये जो हम यूआई वाला पार्ट बिल्ड करेंगे, अब हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो इस पार्ट पे होगा। मोबाइल ऐप के अंदर अभी के लिए ये जो हम जो यूज करने जा रहे हैं रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव, इसकी मदद से हम एक ही चीज बनाएंगे और वो क्या है हमारा ये वाला यूआई पार्ट। ठीक है, हम ये फ्रंट एंड हम यानी कि हम अपनी मोबाइल ऐप बनाने मोबाइल ऐप का यूआई जो है वो बना रहे होंगे अपने रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, यानी कि अगर आपने एक्सपो फ्रेमवर्क यूज करना है, ठीक है, आप एक्सपो फ्रेमवर्क यूज करो, या आप यूज कर रहे हो आप यूज या फिर आप यूज कर रहे हो रिएक्ट नेटिव CLI। सो दैट मीन्स कि बेसिकली आप रिएक्ट नेटिव की मदद से अपने मोबाइल ऐप बिल्ड कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है, इसको क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चीज चाहिए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट में देखा था कि रिएक्ट नेटिव के ऊपर आप क्या सीख रहे हो, बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, रिटन इन जावास्क्रिप्ट, रेंडर्ड विद नेटिव कोड। ठीक है, रिएक्ट primitives rendered to native platform UI, managing your app uses to सेम नेटिव प्लेटफॉर्म एपीआई। तो आपको लिखनी क्या है, एट द एंड जावास्क्रिप्ट ही लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब भी काम करते हैं हम हमेशा बात करते हैं नोड जेएस, हमें नोड जेएस चाहिए। ठीक है, नोड जेएस अब क्या है, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का कंपाइलर, रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरप्रेटर, बेसिकली इंटरप्रेटर है ये। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का जो यूं समझ लीजिए इंटरप्रेटर है, जो टूल है, ट्रांसलेटर है, वो नोड जेएस है। तो प्रीटी सिंपल है, आपको क्या करना है, नोड जेएस डाउनलोड करना है अपने सिस्टम में, नोड जेएस क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अगेन आपको इस सब के ऊपर काम करने के लिए एक ही चीज चाहिए और वो है आपका नोड। ठीक है, तो हमने आज के दिन में सबसे पहले क्या करना है जी, नोड डाउनलोड कर लेना है। हम अपने पास नोड 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 भी लिखते हैं और समटाइम हम इसको नोड जेएस भी लिखते हैं, एक ही बात है। हम क्या करेंगे, नोड जेएस को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। और नोड जेएस मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, ओके, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है जी, लीजिए, ये इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सेप्ट द टर्म्स, डिफॉल्ट यही पाथ है, यहाँ पे इंस्टॉल किया, नेक्स्ट। अच्छा, ये बस इसको अनचेक ही रहने दीजिए, ये कहता है कि जी इसको अपडेट करने के लिए या मजीद कुछ टूल्स हैं वो चॉकलेटी की मदद से यूज करना चाह रहा है, मैं जस्ट इसको इग्नोर कर रहा हूँ, हमें भी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल इसकी। जस्ट नेक्स्ट करें, इंस्टॉल कर लें, डन। अब ये नोड जेएस इंस्टॉल हो रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। जब नोड जेएस मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो अगेन आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो कहीं पे भी। जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउजर के बगैर कहीं पे भी जब भी आपको रन करना होगा तो आपको सिर्फ नोड जेएस चाहिए। ठीक है, चूंकि आप जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जावास्क्रिप्ट को फंडामेंटल आप एग्जीक्यूट करके आप अपने प्रोग्राम अपने उसके फाउंडेशनल चीजें कि वेरिएबल्स क्या है, लूप क्या है, अरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर चीजें सीख चुके हो। तो अगेन आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स कैसे लिखी जाती हैं और कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। तो बहरहाल ये भी नोड.js मेरे पास इंस्टॉल हो जाता है, फिर इसके बाद बात करते हैं। नोड.js मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं अपने यहाँ पे अपने मेन्यू में से अगर मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, सीएमडी में अगर अपना टूल ओपन करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ नोड और डैश डैश वर्जन लिखूँ, तो मेरे पास नोड का वर्जन आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो कोई भी वर्जन हो सकता है, जाहिर है अभी के लिए मैंने कौन सा इंस्टॉल किया था, 22.16.0। तो आप देखो कि मेरे पास यही वर्जन आ रहा है 22.16.0।
ठीक है, इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली नोड अवेलेबल है, इंस्टॉल है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो आपका नोड आपने इंस्टॉल नहीं किया, या नोड आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ, या वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ग्लोबली अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली क्या होता है, हम फिर देखते हैं कि नोड इंस्टॉल कहाँ हुआ है। मैंने आपके सामने नोड अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर मैंने कहा प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे मेरे पास ये देखो नोड जेएस, यहाँ पे ये मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है। तो अब ये जो ये वाला जो मेरा पाथ है, ये वाला पाथ मैं ग्लोबली अवेलेबल करवा देता हूँ। ग्लोबली मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करता हूँ। तो खैर वो एक अलग बात है। उसको अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा नोड जेएस अवेलेबल है, डन। नोड जेएस मेरे पास अवेलेबल हो गया, फाइन। ठीक है, एक तो मेरे पास हमने कहा जी हमें नोड जेएस चाहिए, डन। सेकेंडली चीज, इसके साथ मुझे एक चीज और चाहिए होती है, वो होता है पैकेज मैनेजर। ठीक है, मुझे पैकेज मैनेजर क्या है, देखो हम यहाँ पे जो लाइब्रेरीज होती है ना उनको पैकेज बोलते हैं। ठीक है, यूं समझ लें कि नोड की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं हम उनको पैकेज बोलते हैं, कि ठीक है ये मेरा पैकेज है, ये मुझे पॉप पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज अपग्रेड करना है, पैकेज को डिलीट करना है, जो भी कुछ करेंगे हम वो पैकेजेस के ऊपर बात करेंगे। तो नोड जेएस के ऊपर पैकेज मैनेज करने के बहुत सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एनपीएम, आप सुनोगे एनपीएम। ठीक है, एक एनपीएम क्या है मेरे पास, एक नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, इसी के साथ ही आप सुनोगे यार्न, एक पैकेज मैनेजर है। पीएनपीएम एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, और इसी तरह से और भी पैकेज मैनेजर हो सकते हैं पॉपुलरली। अच्छा, जब आप क्या करते हो, जब नोड जेएस इंस्टॉल करते हो ना, एनपीएम खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर अपने सीएमडी के ऊपर आऊं और यहाँ पे मैं लिखूं नोड, जाहिर है नोड तो मैंने लिखा ही था, मैं लिखूं npm डैश डैश वर्जन, तो आप देखो मेरे पास npm का ये वर्जन मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं yarn डैश वर्जन, तो देखो वो कहता है yarn इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। दैट मीन्स कि yarn अवेलेबल नहीं है, yarn का उसे पता ही नहीं है कि yarn क्या है, yarn के नाम की उसे प्रोग्राम फाइल ऑपरेटेबल एग्जीक्यूटेबल नहीं मिल रही। दो ही प्रॉब्लम है, या तो yarn है नहीं, या फिर मैंने ग्लोबली इसको अवेलेबल नहीं किया हुआ, ग्लोबली पाथ नहीं है इसका। ठीक है, तो अब ये देखो, अब जैसे अभी के लिए मैं बता देता हूँ, अब एनपीएम तो है, अब अगर मुझे yarn यूज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब yarn, जाहिर है yarn क्या है, जावास्क्रिप्ट का पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं npm इंस्टॉल। ठीक है, और लिखते हैं yarn। ठीक है, ये जाहिर है ये इसका रूल है कि आपने लिखा npm, जाहिर है पैकेज मैनेजर है, इसकी मदद से क्या करो, इंस्टॉल करो, क्या इंस्टॉल करो, yarn। ठीक है, yarn इंस्टॉल। लेकिन मैं कहता हूं इसे इंस्टॉल करो, ग्लोबली कर लो, तो इसके लिए मैंने हाइफन जी लिख दिया। ग्लोबल का मतलब है भाई इसे इंस्टॉल कर लो, और हर जगह का मतलब है कि मैं कहीं पे भी मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं, मुझे यार मिलना चाहिए। अब देखो इस वक्त मेरा पाथ कुछ और होगा, सी यूजर्स एंड दिस वन। ठीक है, इस वक्त मेरा ये पाथ है, जबकि ओके फिलहाल यहाँ पे भी यही था। मैं यहाँ से लेट्स सपोज मैं यहाँ से पीछे चला जाता हूँ, और अगर मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जानी हो तो मैं सी डी डबल डॉट लिखता हूँ। मैं इस वक्त सी ड्राइव में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखो ना npm डैश डैश वर्जन, तो ये कोई यहाँ पे मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा npm सी में इंस्टॉल है, नहीं, एनपीएम अब जहां पे नोड जेएस इंस्टॉल है वहीं पे कहीं पड़ा होगा, उसका कोई एक स्पेसिफिक पाथ है, लेकिन ग्लोबली अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा जी npm इंस्टॉल डैश जी yarn, क्या करो yarn को इंस्टॉल कर लो। तो उसने कहा जी एक पैकेज ऐड हो गया, 2 सेकंड उससे लगे। ठीक है, आपके पास ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वो कहता है आप इसको अपडेट कर सकते हो। अभी के लिए उसने क्या किया, अभी के लिए 10.9.2 पैकेज इंस्टॉल किया। वो कहता है मार्केट में 11.4.1 भी अवेलेबल है, अगर आप अपडेट करना चाहो
या अगर इसको अपग्रेड करना चाहो तो आप ये स्पेसिफिकली लिख के भी रन कर सकते हो। तो मैंने कहा जी npm install डैश जी, यानी आप npm का स्पेसिफिकली 11.4.1 इंस्टॉल कीजिए और ग्लोबली सेटअप कर दीजिए। सो हियर वी गो। और यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ yarn डैश डैश वर्जन, ये देखो ये 1.22.22 दिखा रहा है। ओके और डन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा सॉरी ये मेरी मिस्टेक है। ये npm का अपग्रेड करने की बात कर रहा कि भाई ठीक है उसने मेरा yarn तो इंस्टॉल कर दिया था, यार्न उसने इंस्टॉल कर दिया था। और इससे पहले जब मैंने npm का वर्जन चेक किया, उसने npm का वर्जन क्या बताया था, 10.9.2। और उसने मुझे यहाँ पे कहा कि आप अपना npm का वर्जन भी अब चेंज कर सकते हो, नया इंस्टॉल कर सकते हो 11.4.1। तो वो जब मैंने इंस्टॉल करके, जब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ npm वर्जन, तो अब देखो 11.4.1 है। सो दैट मीन्स मेरे पास npm और yarn के लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबल है। सो वी आर गुड टू गो, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, अपने पास एक डायरेक्टरी चूज कर लेंगे जहाँ पे हम अपने सारे के सारे पैकेजेस बना रहे होंगे, जहाँ पे हम अपने सारे के सारे सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे। मैंने अपने पास डेवलपमेंट के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई है जहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड रखा है। अब यहाँ पे मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आएंगे यूआरएल के अंदर मैंने लिखा cmd, ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। दैट मीन्स आई ड्राइव के अंदर ये डायरेक्टरी है और यहाँ पे ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस वक्त अवेलेबल है। अब मैं अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ओके, तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, आए एक्सपो के डॉक्यूमेंटेशन पे। एक्सपो पे आके उन्होंने कहा कि क्या लिखो, npx create dash expo app at the rate latest, ये लिखोगे तो वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, ओके। वो कहता है आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मजीद अगर आप इसके इन डेप्थ में जाना चाहो तो वो भी, ये तो यूं समझना कि जस्ट एक इंट्रो के पार्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि क्विकली अगर स्टार्ट करना है तो ये कमेंट लिख के रन कर लो। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कैसे इन डेप्थ में, मैं इंट्रोडक्शन में आया और मैंने कहा यहाँ से क्रिएट अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। सो अगेन हियर वी हैव द डिटेल्स कि सिस्टम के अंदर क्या चीजें रिक्वायर्ड है, Node.js जो हमने इंस्टॉल कर लिया, और अगेन हमने LTS वर्जन इंस्टॉल किया। LTS मीन लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ये देखो, ये मैंने नोड यहाँ से LTS इंस्टॉल किया था। ओके, कर लिया। वो कहता है आपको कोई पावर शेल चाहिए या कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, अगर आप मैक के ऊपर काम कर रहे हो या विंडोज के ऊपर, तो अगेन आपको पावर शेल, ज़ाहिर है हमारे पास पावर शेल अवेलेबल है। और आप किसी भी, अब लिनक्स के ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हो। वो कहता है जी अब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, तो आप लिखो npx create app at the rate latest। तो ये क्या करेगा, इस एक्सपो ऐप की जो लेटेस्ट कोड बेस होगी, ये वहां से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। अच्छा, वो उसके साथ एक और बात कहता है, अगर आप कोई टेम्पलेट चूज करना चाह रहे हो, डिफरेंट टेम्पलेट, डिफरेंट टेम्पलेट का मतलब ये है, अच्छा टेम्पलेट का मतलब ये है कि ये इसमें कुछ ना कुछ कोड लिखेगा, कुछ ना कुछ कोड बनाएगा। तो पहले तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लेटेस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये वाली कॉपी की मैंने कमेंट, और यहाँ पे मैंने कहा जी ये लेटेस्ट के, उसने कहा आप प्रोसीड करना चाह रहे हो, मैंने वाई प्रेस किया। ओके, अब वो कहता है ये चीजें, कहता है आप अगेन यहाँ पे भी बता रहा है कि आपके पास डैश डैश टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो और डैश डैश एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो डैश डैश टेम्पलेट आर्गुमेंट है, इसके साथ आप कोई और टेम्पलेट बता सकते हो। अभी के लिए हम क्या करें, डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जी आपकी ऐप का नाम क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ जॉब प्लेटफॉर्म। ठीक है, या मैं सिंपल कहता हूँ क्लासरूम। अच्छा, अब ये आपको समझना होगा कि क्या, जब भी आपने ऐप का नाम रखना है तो उसमें ना आपने कोई स्पेशल करेक्टर नहीं रखना है। ठीक है, मैं ऐसे रख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने अंडरस्कोर के साथ यूज कर लिया कि ये मेरी ये एब्रिविएशन हो गई, मैंने कहा क्लासरूम ऐप। ठीक है, अब इसने पैकेजेस क्या करना है, क्रिएट करना स्टार्ट किए।
इसने कुछ पैकेजेस डाउनलोड किए। अब देखो npm इंस्टॉल ये खुद रन कर रहा है। npm इंस्टॉल की मदद से क्या कर रहा है, ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, जिसमें यूँ समझ लें कि 1-2 मिनट 3 मिनट लगते हैं ये सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते। अगर आप अपनी डायरेक्टरी में आओ, जहाँ पे ये देखो, ये इसने उसी फ़ोल्डर के नाम से जो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, एक फ़ोल्डर बना दिया है और ये देखो इसके अंदर इसने ये कुछ चीज़ें डाउनलोड करना स्टार्ट कर दी हैं। ये हमने तो नहीं बनाई, ये उसने सेटअप की है। ठीक है, ये उसने खुद से ये इस चीज को बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब ये है कि जो पहले से कोड है, जो पहले से फ्रेमवर्क आपको कोड दे रहा है, सेटिंग्स दे रहा है। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि ये ऐप इसके अंदर कुछ पड़ी है, एसेट्स हैं, कंपोनेंट्स, कॉन्सेंट, हुक्स, स्क्रिप्ट्स और ये कुछ और चीजें हैं। तो ये ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है, अगेन ये भी कुछ सेटअप हो रहा है। चलो, तो आगे चल के मुझे इस सारे को वीएस कोड में ओपन करना है। तो अगेन आपने यहाँ पे अगर वापस आओ, तो हम क्या कह रहे थे कि हमें जब काम करना है तो Node.js चाहिए, डन, इंस्टॉल कर लिया। पैकेज मैनेजर चाहिए थे, वो देख लिए। अब इसी के साथ ही आपको जाहिर है कोड एडिटर, कोड लिखने के लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए। तो आप यानी कि कोई ना कोई आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए। अब टेक्स्ट एडिटर में आप बहुत सारे एडिटर हैं, आप यूज कर सकते हो। वीएस कोड बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही यूँ समझ लें कि अमेजिंग टूल है। आप वीएस कोड यूज कर लें, नॉर्मली मैं वीएस कोड यूज करता हूँ। अदरवाइज चूंकि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें और भी बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं, लाइक जेट ब्रेन्स के बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं। जेट ब्रेन्स जेएस के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी एडिटर है, वेबस्टॉर्म बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, तो वेबस्टॉर्म का कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये बहुत खैर ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर है। यूँ समझ लें कि ये कमाल का सॉफ्टवेयर है। ये फ्रीली अवेलेबल है। इसका कमर्शियल आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है, आपने मोबाइल, जाहिर है मोबाइल ऐप के लिए तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने वेबस्टॉर्म भी अपने पास डाउनलोड कर लिया। इसमें आपको थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बहरहाल और भी एडिटर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। बहरहाल अगेन वीएस कोड बेस्ट चॉइस है फिलहाल के लिए। तो हमने वीएस कोड डाउनलोड कर लिया। ओके, ये अभी मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, फाइन। मैंने चूंकि वीएस कोड इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ये राइट क्लिक किया और मैंने ये देखो ओपन विद कोड आ रहा है। ठीक है, अगर ये ना आए, आप कहोगे जी अच्छा मेरे पास ये तो नहीं आ रहा, फिर क्या करना है? फिर आसान, यहाँ पे आओ, यहाँ पे टाइप करो cmd, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। यहाँ पे लिखो कोड स्पेस और यहाँ पे लिखो डॉट, ये लो। तो ये वीएस कोड को ओपन कर देगा। क्या करेगा? वीएस कोड को आप ओपन करेगा और आपका फोल्डर, ये देखो, ये देख रहे हो वुमेन, जो भी वुम क्लास रूम ऐप, और ये उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स थे ये इसने सारे का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैं इसको दोबारा बंद कर रहा हूँ और अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे ओपन विद कोड करूँ, तब भी यही होगा। ठीक है, या अगेन इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू में जाइए, यहाँ से आप क्या करिए, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कीजिए और फिर इसके फाइल मेन्यू में जाइए, यहाँ से आप ओपन फोल्डर करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ओपन फोल्डर। आपने ओपन फोल्डर सेलेक्ट किया और इस फोल्डर को आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखो इसने ये वाला फोल्डर ओपन कर दिया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आपका कोड बेस आपके एडिटर में इस वक्त ओपन हो गई है। ओके, बूम, वापस आइए अपने इस टर्मिनल के ऊपर और टर्मिनल के ऊपर देखो, उसने आपको बहुत ही ये ग्रीन टिक के साथ, ग्रीन चेक के साथ कहा योर प्रोजेक्ट इज रेडी। दैट मीन्स कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है डिपेंडेंसीज, यानी सारे पैकेजेस जो आपने डाउनलोड किए, जो आपने बॉयलर प्लेट कोड डाउनलोड करना था, क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट बन गया। हमने उसकी जो सेटिंग करनी थी हमने कर दी है। अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो।
अच्छा, अब वो प्रोजेक्ट को रन करने के हवाले से कैसे बता रहे हैं? अब गौर से देखो, आप कहाँ मौजूद थे? आप अपनी मेन आई ड्राइव के अंदर मैंने जो आपके लिए डायरेक्टरी बनाई थी, एक इसके अंदर था। तो जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसने एक नया फोल्डर बना दिया था। किस नाम से? ये देखो, ये इसके नाम में 2025 है। जबकि जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उसने ये एक फोल्डर बना दिया था। इसीलिए वो कह रहा है कि अब आप उस फोल्डर के अंदर जाओ। वो बता भी रहा है कि फोल्डर के अंदर कैसे जाना है। लिखो सीडी और उसके बाद इसका नाम। सो वी जस्ट नीड टू टाइप द सीडी एंड वुमेन ऐप। तो इस वक्त मैं अपने उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में हूँ। यानी कि अगर मैं कहूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। पहले कहाँ था? यहाँ पे। पहले मैंने सीएमडी यहाँ ओपन किया था। अब मैं क्या किया, इस डायरेक्टरी के अंदर चला गया। ओके, डन। अब वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। अगर आपने एंड्रॉयड पे रन करना है तो npm रन एंड्रॉयड लिखो। आईओएस के ऊपर रन करना है तो npm रन आईओएस करो। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आईओएस के ऊपर रन करना है तो आपके पास मैक ओएस होना चाहिए, जो ऑब्वियसली अभी हमारे पास नहीं है। और अगेन एंड्रॉयड भी फिलहाल हमारे पास नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं है। और अगर आपने वेब के ऊपर रन करना है, ब्राउजर पे देखना है, तो आप npm रन वेब करोगे। ठीक है, चलो। तो मैं कहता हूं जी npm रन वेब। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है और ना ही मेरे पास आईओएस है। तो जाहिर है मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो है वेब। ठीक है, तो मैं वेब के ऊपर, लो जी, मैंने कहा जी वेब के ऊपर बिल्ड करने जा रहा हूँ। और गौर से देखो, ये दो चीजें, ये इसने ये कुछ मेरी एक डिफॉल्ट मेरे ब्राउजर की विंडो भी ओपन कर ली। और मैं इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसने क्या किया है, वो जो कोड ऑलरेडी था, इसने उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो क्या करेगा। जब भी आपने क्या किया, जब आपने ये वाली कमांड लिखी, कौन सी? npm रन वेब। तो उसने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन का, ये जाहिर है ये एक मेट्रो बंडलर यूज करता है, मेट्रो बंडलर। उसको यूज करते हुए इसने बिल्ड करना है। एक क्यूआर कोड दे दिया, इसको कैसे यूज करेंगे आगे चल के बताएंगे। बिल्ड करने के बाद ये देखो, इसने इसने वेब के लिए ये सारी की सारी अपनी एंट्री पॉइंट ये वो बंडल किए। और ब्राउजर के ऊपर क्या कर दिया, ये कुछ आउटपुट दिखा दी। इसका मतलब है आपकी मोबाइल ऐप जो है वो बिल्ड हो गई है। अब ये जो मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप में भूल जाओ कि ये आपको ब्राउजर के ऊपर दिख रहा है। अभी समझो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वो क्या है? वेलकम। ठीक है, ये कुछ इसने ऑलरेडी कहा, ये स्क्रोलेबल विंडो है। ठीक है, गौर से देखना है। ये आपका होम है। अगर यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो, ये दूसरी विंडो है। होम एक्सप्लोर, होम एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंदर ये ड्रॉर। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। सो बेसिकली आपकी ये मोबाइल ऐप है, ये बॉयलर प्लेट कोड, यानी जो पहले से कोड लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल बनी हुई है, ये वो कोड है। अगर आप इसे मोबाइल के ऊपर देखना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपने फोन के ऊपर एक ऐप इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है एक्सपो गो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपो गो। और एक्सपो गो यहाँ पे लिखता हूँ प्ले स्टोर। ये है लिंक। तो अपने फोन के ऊपर आपने ये क्या कर लेनी है, ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, अगर आप ये अपने फोन के ऊपर ऐप ये इंस्टॉल कर लोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ऐप को ओपन कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ जी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, कहाँ इंस्टॉल करें अभी दिखाते हैं। ओके, मेरे पास नहीं, A04 नहीं, A33 के ऊपर ये मेरे A33 फोन के ऊपर, सैमसंग के A33 के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं अपने फोन की ना स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूँ कैसे। वो उसके लिए एक मैं छोटा सा टूल यूज करता हूँ। एक मिनट जी। ओके गाइस, तो अभी के लिए आप मेरा फ़ोन देख पा रहे हो। ओके, तो मैंने अपने पास यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर क्या करना है, ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। मेरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपो गो। ठीक है,
और ज़ाहिर है आप एक्सपो गो ये मेरा एक्चुअल फ़ोन है, ठीक है? मैंने एक्सपो गो इंस्टॉल की हुई है और मैंने कहा जी लो ये मेरी कैश थी, मैंने कैश क्लियर करता हूँ। तो जब एक्सपो गो आप इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह से आएगी, ठीक है? तो एक्सपो गो हमने अपने पास इंस्टॉल कर ली, ओके डन। अब यहाँ से ये देखो ये आपके फ़ोन के ऊपर बना हुआ आएगा कि आपने क्या करना है या तो इंटर यूआरएल मैन्युअली या क्या कर लो आप स्कैन कर लो क्यूआर कोड, ठीक है? तो ये वाली विंडो मैंने सामने रखी और मैंने अपने फ़ोन के ऊपर टैप किया स्कैन के लिए। तो मेरे फ़ोन ने कैमरा ओपन किया और ये मैंने स्कैन किया। जैसे ही स्कैन करो ये देखो ये बंडल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बंडलिंग और ये मेरी ऐप है, ये मेरे फ़ोन के ऊपर एक्चुअल में बंडल हो रही है। वही ऐप जो आपने ब्राउज़र के ऊपर देखी थी, ये पहले ब्राउज़र के ऊपर बंडल हुई थी और अब ये देखो ये मेरे फ़ोन के ऊपर बंडल हो रही है। तो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम ये फ़ोन के ऊपर बंडल होते हुए थोड़ा-सा अगेन वैसे ही टाइम लेगी। ये देखो ये 100% बंडल हो गया। ओके, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये गौर से देखो, तो मेरे फ़ोन के ऊपर आप देखो वही जो आप क्या कर रहे थे ब्राउज़र के अंदर देख रहे थे, ये ब्राउज़र है, ये मेरी ब्राउज़र विंडो। मैं साइड बाय साइड ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी ऐप ब्राउज़र के ऊपर दिख रही है। ये आप क्या देख रहे हो मेरी इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखो राइट साइड पे मेरा मोबाइल फ़ोन है सैमसंग A33 और ये मेरे पास ब्राउज़र की विंडो है। तो यहाँ पे देखो अगेन होम टैब और ये देखो ये ज़ाहिर है फ़ोन के ऊपर जैसे आप टैप करते हो, प्रेस करते हो तो इस तरह से एनिमेशन होते हैं। एक्सप्लोर का और एक्सप्लोर के अंदर वैसे ही आपके ये ड्रॉअर मेन्यू बने हुए हैं। ठीक है? तो ये है ये आपकी वो मोबाइल ऐप है। अगेन इसके अंदर इस वाले में आई गेस स्क्रॉल था, तो ये देखो ये आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये आप अपने जेस्चर के साथ अपने फ़ोन के ऊपर देख सकते हो। तो अगेन ज़ाहिर है ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप इस तरह से अपनी ऐप को बिल्ड कर पा रहे होंगे। ठीक है? ओके, तो हमने क्या किया अपनी मोबाइल जो ऐप है उसे हमने मोबाइल ऐप एक्सपो की वजह से अगेन यहाँ से देख सकते हो कि जब आपने प्ले स्टोर से एक्सपो इंस्टॉल कर लिया एक्सपो ओपन करोगे और ये मेरे पास कैश में आ रहा है रिसेंटली में तो मैंने क्लियर कर लिया स्कैन करोगे तो ये कैमरा दिखाएगा ठीक है। अब इस तरह से मैंने कैमरा ओपन किया अब मुझे स्कैन करना है तो जाहिर है मैंने ये अपनी टर्मिनल ओपन किया इस टर्मिनल के ऊपर ये देखो ऊपर मेरा जो क्यूआर कोड था, मैं क्यूआर कोड पे गया और जैसे ही मैंने स्कैन किया, इसने बंडल किया और ये ठग से मुझे इमीडिएटली मुझे मेरी ऐप दिखा दी। तो चूंकि मेरे बॉयलर प्लेट कोड के अंदर ये कोड था तो इस वजह से मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। अच्छा अब जाहिर है ये आप इस वाली विंडो को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा ये मेरा डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है। कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने उसे क्विट कर दिया और इसको बंद कर दिया और अच्छा अब ये जो ब्राउजर है ना ब्राउजर के ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है लोकल होस्ट 8081 इस पोर्ट के ऊपर ये रन होती है। अब रिफ्रेश करो अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि जाहिर है वो डेवलपमेंट सर्वर बंद हो गया। ठीक है लो जी मैंने इसे क्लोज कर दिया। इसके अंदर ये आपको नजर आएगा क्योंकि ये इसने लोकल में अपने पास यहाँ पे एक्सपो गो के अंदर अच्छा यहाँ से भी उसने खैर क्लियर कर दिया कैश चुके जैसे बंद हुई उसने यहाँ से भी क्लियर कर दिया। ओके अब आओ वापस ये है हमारी कोड बेस। अब यहाँ पे दो चार छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है। एक तो ये कि ये जो कोड बेस है हम क्या कर रहे थे यहाँ से इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा टर्मिनल होगा। ठीक है तो ये मेरे पास डॉट डॉट मेन्यू था ये ट्रिपल डॉट यहाँ से आप टर्मिनल में जाओगे और यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर लो तो ये आपके पास एक नया टर्मिनल ओपन हो गया है। ये पावर शेल है। ठीक है आप पावर शेल के ऊपर यहाँ पे लिखो npm run web। ठीक है जैसे ही आप वेब ये लिखोगे तो ये आपको ये वही मेट्रो बंडलर की मदद से बिल्ड करके क्यूआर कोड दिखाएगा और ब्राउजर के अंदर भी दिखा देगा। ठीक है तो जाहिर है ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर भी दिखा देता है। अब अगेन आपको क्या करना है यहाँ से वो फोन की मदद से क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो ये उसके ऊपर भी आ जाएगा। ओके अब थोड़ा सा इस कोड बेस को थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें किस किस में हमने काम करना है। थोड़ा सा इसको अभी के लिए एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो डॉट एक्सपो और डॉट वीएस कोड ये हिडन फोल्डर्स है आपके पास शायद ना आए मैंने चूंकि एनेबल किए हुए हैं तो इसलिए मेरे पास है। डॉट एक्सपो का मतलब है ये एक्सपो के हिडन फोल्डर्स हैं। डॉट वीएस कोड ये विजुअल स्टूडियो कोड की हिडन सेटिंग्स और उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होंगी। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो पूरी कोड बेस होगी
जो मेरी पूरी मोबाइल ऐप है इस वक्त वो इस ऐप के अंदर पड़ी है। तो ये जो ऐप के अंदर जो कुछ है, ये टैब्स हैं, लेआउट है, नॉट फाउंड, जो कुछ है, जो मेरे मोबाइल ऐप है वो इसके अंदर ऐप के अंदर है। एसेट्स के अंदर क्या है? इमेजेस, फ़ॉन्ट, जो मेरे मोबाइल ऐप में फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है वो पड़ा है, इमेजेस जो यूज़ हो रहे हैं वो इमेजेस पड़े हैं, ओके। कंपोनेंट्स, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारी नॉर्मली अभी के लिए मैं इतना बता दूं आपको कि मेरे फोन की जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो कुछ दिख रहा है, रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव उसे कंपोनेंट ट्रीट कर दिया है। बटन एक अलग कंपोनेंट है। अगर मैं इसको ऐसे सामने रखूं कि ये आपके पास ऊपर एक मेन्यू है, ये पूरी एक ये एक अलग कंपोनेंट है, उसके अंदर ये एक कंपोनेंट है, लॉगिन वाला बटन एक कंपोनेंट है, डेवलपमेंट सर्वर वाली ये स्क्रीन एक कंपोनेंट है, ये अलग अलग मेन्यू, अलग अलग कंपोनेंट, छोटे छोटे जो भी डिटेल्स आपको नजर आ रही है वो इसके अंदर बस कंपोनेंट्स हैं। तो हर एक चीज को हैंडल करने के लिए सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बने हुए हैं, ओके। कॉन्स्टेंट्स, कुछ सेटिंग्स होंगी, कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे कलर्स है तो उसके लिए इसमें कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। हुक्स एक कंसेप्ट है, वो हुक्स को मैनेज करने के लिए। नोड मॉड्यूल्स क्या है? जब भी हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जब ये रिएक्ट नेटिव का एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, या बैकएंड के ऊपर जब भी नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनेगा। हम जो जो पैकेज यूज करते हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, ठीक है। कल को आपने अगर किसी को प्रोजेक्ट शेयर करना है ना, तो आप नोड मॉड्यूल शेयर नहीं करते, क्योंकि नोड मॉड्यूल हम खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं बताऊंगा। वो जो npm इंस्टॉल कमांड है वो रन करेंगे, ये वाले नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर स्क्रिप्ट है, देन डॉट गिट इग्नोर, गिटहब के ऊपर वर्जन कंट्रोल मैनेज करने के लिए ये वर्जन है। ऐप डॉट जेसन, आपकी ऐप की सेटिंग्स, आपकी ऐप का नाम क्या है, स्लग, उसका वर्जन, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, आइकन क्या है, स्कीम क्या है, और इतना जाने काफी काफी कुछ सेटिंग्स इसके अंदर पड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन है, ESLint की, देन एक्सपो की, एनवायरनमेंट की, पैकेज डॉट जिससे लॉग फाइल है। इसमें ये जितनी बाहर फाइल्स पड़ी हैं हम इनमें से कोई भी फाइल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। हमने अभी जो भी काम करना है वो ऐप के अंदर करना है, ठीक है। अभी ऐप के अंदर मेरे पास काफी सारा ये मेस है, ठीक है। काफी सारी डिटेल्स पड़ी है, काफी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। हाँ, बल्कि मैं आपको इनफैक्ट थोड़ा सा इसके अंदर दिखा देता हूँ। अगर मैं वापस अपना शेल ओपन करूँ, ये मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है, और मैंने क्या किया, इसकी वजह से स्कैन कर लेता हूँ, और ये स्कैन हुआ, ये ऐप बंडल हुई, ओके। ये वेलकम का आ गया। अब जरा गौर से देख के जाना, इस ऐप के अंदर ये जो टैब्स हैं मैंने डिलीट कर दी, ओके। लेआउट वाली फाइल है, ये भी मैंने डिलीट कर दी। नॉट फाउंड वाली फाइल है, ये भी मैंने डिलीट करी। तो बेसिकली मेरे पास ऐप खाली हो गया। लो जी, जब मैंने ऐप मेरे पास खाली हो गया है, तो इसको यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ पे अब आके आपने आर प्रेस करना है, यानी अपने टर्मिनल के ऊपर आके आपने आर प्रेस करना है, वो रीलोड करेगा। ये देखो, जैसे मैंने आर प्रेस किया उसने रीलोड किया, और यहाँ पे फोन के ऊपर इसे, इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, और बेसिकली इसे क्लियर करते हैं। तो मैंने क्लियर किया और मैंने कहा स्कैन करो, और स्कैन के बाद ये ये बेसिकली वो ही मुझे दोबारा क्यूआर कोड दिखा रहा है। मैं कंट्रोल सी प्रेस करके मैंने क्लियर कर दिया, और मैं कहता हूँ npm रन वेब, ठीक है। दोबारा रन कर लो, ओके। और यहाँ से एक्सपो गो ओपन किया, और ये देखो, अब जरा गौर से देखना, 8081, ये लो, अब इंटरफेस चेंज हो गया। ये गौर से देखो, पहले ये पिछली वाली विंडो के ऊपर वो एरर दे रहा है, ठीक है। अब नई वाली ऐप के दोस्त ने वेलकम टू एक्सपो कहा है, वो टैब, ये जो टैब्स बनी हुई थी, वेलकम बना हुआ था, वो सब कुछ खत्म हो गया। इसने आपको कहा वेलकम टू एक्सपो, कहता है स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फाइल इन, क्या करो, ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करो, और वो फाइल क्या हो सकती है,
इंडेक्स डॉट TSX। TSX टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट को एरर हैंडल करने के लिए एक छोटा सा अगेन एक टूल है, एक इंटरप्रेटर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा हुआ है। बहरहाल हम बताते हैं उसी तरह। मैं ऐप में गया, हम TSX नहीं यूज करेंगे, हम JSX यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स डॉट JSX। ओके, अब इसके अंदर मैं कुछ लाइंस लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन का नाम फिलहाल मैं लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न। अभी आपको सिंटैक्स समझ नहीं आएगा, इट्स ओके। अभी के लिए सिर्फ ये समझना है कि बस मैं कुछ लिख रहा हूँ। और टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेक्स्ट। और टेक्स्ट कहाँ से मुझे इंपोर्ट करने, ब्रैकेट में टेक्स्ट, और टेक्स्ट कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है? रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, तो मैंने कहा जी टेक्स्ट इंपोर्ट कर लो रिएक्ट नेटिव से। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंडेक्स। ठीक है जी, लो जी ये मैंने लिखा। और यहाँ पे आ रहे थे एरर, यहाँ पे मैंने आर प्रेस किया, रीलोड किया, और देखते हैं। ओके ओके, तो दोबारा स्कैन कर लो। फाइन, मैंने दोबारा स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड को ढूंढा, और ओके ये विंडो मुझे थोड़ी ओपन करनी है। ओके, ये क्यूआर कोड ओपन हुआ। हाँ, ये अभी 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 ये कैश कैश में ये घूम रहा है। ये चूंकि कैश से उठा रहा है, तो इसीलिए बार बार ये दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों कैश से उठा रहा है। अगर आप ब्राउजर के ऊपर आओ, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस वाले के ऊपर, तो गौर से देखो ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला कोड अब रन हो रहा है। पहले वाला ऑब्वियसली रिमूव हो गया है, जिस आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है। इसका मतलब आप ये काम कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। बाकी मजीद आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड का हमने मैसेज, अपना कस्टम मैसेज अपना लिखना देख लिया। मोबाइल ऐप के आप कहेंगे जी मोबाइल ऐप के ऊपर क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? जाहिर है ये वो कैश की वजह से, क्योंकि बार बार वो ये इसके अंदर कैश कर लेता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए सिंपल रूल ये है, कंट्रोल सी प्रेस करो, npm run web डैश डैश क्लियर। ठीक है, वो कहता है ये अननाउन CLI टूल है। ओके, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये तो हो गया, और मैं इसको दिखाता हूँ अपने फोन में, और मैं कहता हूँ जी स्कैन करो। उप्स अगेन, ये ज़ाहिर है ये कैश से मुझे बार बार दिखा रहा है। अ, इसे दिखाना तो नहीं चाहिए था कैश से। ओके, अच्छा अगर कैश कैश क्लियर करनी है तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली कमांड होती है स्टार्ट की, एग्जैक्टली एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, एक्सपो स्टार्ट मैंने लिखना है, या मैंने लिखना है npm, बल्कि मैं कहता हूँ एक्सपो स्टार्ट और डैश डैश क्लियर। उप्स, ठीक है, ये चूंकि पावर शेल है, तो पावर शेल के ऊपर एक्सपो डायरेक्टली नहीं चलेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो एक्सपो स्टार्ट डैश डैश क्लियर। npx शुरू में लिखना है, npx एक्सपो स्टार्ट डैश डैश क्लियर। अब ये कैश क्लियर करेगा। हाँ बिल्कुल, अब ये देखो बंडलर कैश इज एम्प्टी। ठीक है, अब ठीक है। अब ये कभी भी, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं दिखाएगा। ओके, और मैंने कहा जी स्कैन। वाह, क्या ही बदतमीजी है।
ओके, अब देखो ये वो बार बार ऐप क्लोज करके बाद दोबारा मैंने बंडल किया, तो अब देखना, अब ये सही है। जब ये दोबारा बंडल हो गया, किधर गया भाई, ये, अब ये देखो हेलो वर्ल्ड आपके पास लिखा हुआ आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड बाय साइड बेसिकली रख लेता हूँ, ये मेरी कोड बेस है। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैं साइड पे रखता हूँ इधर, ये मेरा वीएस कोड है। और अब गौर से देखिएगा, हेलो वर्ल्ड है, मैं इंडेक्स डॉट जेएस में आया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप स्क्रीन, ठीक है। और ये देखो, ये मेरा टेक्स्ट एज इट इज आपको लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे कुछ और टेक्स्ट डालना है तो मैं इसके साथ एक और टेक्स्ट लिखूंगा, और मैंने ये एरर आएगा, जाहिर है एरर आएगा, अभी एरर आएंगे, बताऊंगा क्यों। ठीक है, वो एरर आए थे, बताता हूँ क्यों। तो बहरहाल ये कोड क्या है, अब थोड़ा सा इस आखिरी बात कि इस कोड को समझते हैं, ये कोड क्या है। देखो, ये है, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये सारा रिएक्ट का कोड है। ये है मेरा रिएक्ट का कोड, ये है मेरा प्योरली रिएक्ट का कोड है, ठीक है। इसके अंदर ये टेक्स्ट एक कंपोनेंट है, इसे मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरी, यानी रिएक्ट नेटिव में से मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम इंडेक्स है। ये रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट कंपोनेंट, उसके अंदर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा। इस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो रिटर्न, जाहिर है रिटर्न का एक रूल है, वो ये कि ये हमेशा एक ही चीज रिटर्न करेगा। एक ही चीज का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट, अभी के लिए टेक्स्ट एक कंपोनेंट है, अगर आपके मल्टीपल चीजें हों, उसको हम ना इस तरह से एम्प्टी टैग समझ लो, इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं, रिएक्ट के अंदर इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो फ्रेगमेंट के अंदर हम रख लेते हैं, जैसे ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसी के ऊपर मैं एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब एरर नहीं आएगा, तो वो देखो हेलो आ गया, उसके बाद क्या आ गया, वेलकम आ गया। तो आप ये अब अपने टेक्स्ट अपनी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आज का सेशन हमारा इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी आप एक दफा दोबारा इसको देख लीजिए, इसको, मेरे जो टर्मिनल था, मैं टर्मिनल पे आता हूँ, टर्मिनल के ऊपर मेरी एप्लीकेशन चल रही है। आपने क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करके इस एप्लीकेशन को कैंसिल कर लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो तरह के, देखो वीएस कोड ना आपको दो दो नहीं मल्टीपल टाइप्स दिखे, जैसे पावर शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, जावास्क्रिप्ट का डीबग टर्मिनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जब भी होगा वो आपके पास पावर शेल आएगा, ये मैं डिलीट प्रेस करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो अगेन अब यहाँ से मैं आऊँ और ये टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, तो ये पावर शेल होगा। तो पावर शेल को इग्नोर करो, राइट, ये राइट ड्रॉप डाउन से राइट क्लिक करो, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो npx एक्सपो स्टार्ट डैश डैश क्लियर, यानी ये कैश को क्लियर रखेगा। हर दफा ये कुछ भी डेटा कैश नहीं कर रहा होगा, और जैसे ये बिल्ड होगा और वो क्यूआर कोड देगा, और ऑटोमेटिकली जाहिर है ये ब्राउजर के ऊपर भी ओपन कर लेगा। आप ब्राउजर पर जाएं, यहाँ पे इसको रीलोड कर लें बेशक, ठीक है। अगर ये बंडल नहीं हुआ था, ये देखो ये बंडल करना स्टार्ट किया इसने पहली दफा, ये जब तक ग्रीन नहीं होगा, जब तक ये बंडल नहीं होगा, तो नहीं आएगा। ये देखो हेलो मैसेज आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट स्क्रीन आ गया। सेम थिंग आपको यही मोबाइल ऐप के ऊपर जब आप स्कैन करोगे, ये चीज आ रही होगी। सो एटलीस्ट हमने आज के दिन में एक्सपो की मदद से रिएक्ट नेटिव की ऐप क्रिएट करना, और कुछ उसका बॉयलर प्लेट को कोड की अंडरस्टैंडिंग बनाई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।